हेलो फ्रेंड्स, मास्टर्स इन साइकोलॉजी सेकेंड ईयर का अंडर इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी MOP के अंडर में जिसका भी डिसिप्लिन हो, जिसने क्लिनिकल और काउंसलिंग लिया है उसका प्रैक्टिकल अवेलेबल नहीं है, पर जिसने IOP लिया है उनके लिए पूरा एंटायर प्रैक्टिकल इज़ हियर विथ मी। तो ये मेरा सेकेंड ईयर का बुकलेट है। जो भी मेरे चैनल में मेरे पुराने वीडियोस आप देख के आए हो, आपको पता है कि मैंने इसी तरह से फर्स्ट ईयर का भी सारे प्रैक्टिकल आपको दिया था। तो सेकेंड ईयर का इतना बड़ा सा आपका फाइल रहेगा जिसमें 5 टोटल प्रैक्टिकल्स इसमें आएंगे। ये IOP के अंडर में है, मैं फिर से बता देती हूँ। तो बाहर का फ्रंट पेज इस तरह से रहेगा और फर्स्ट प्रैक्टिकल का मैंने दूसरा वीडियो बनाया हुआ है, तो आज मैं आपको डायरेक्टली सेकंड प्रैक्टिकल दिखाने जा रही हूँ। प्रैक्टिकल नंबर 2 इज़ पर्सनल वैल्यू क्वेश्चन आर। तो पर्सनल वैल्यू क्वेश्चन आर का आपको पता है कि एक मैनुअल दिया था आपको और उसके बाद एक क्वेश्चन आर दिया था और वहाँ पे आपने अपने सब्जेक्ट को वो राइट रॉन्ग क्या है वो चूज़ करने के लिए दिया था। तो उन्होंने भर के आपको शायद सबमिट कर दिया होगा। उसको किस तरह से इंटरप्रेट करके हमें कैसे पता चलेगा कि उसका कौन सा पर्सनल वैल्यू किस पर्सनल वैल्यू पे डोमिनेंट है। ओके, तो हम यही सब इसमें देखेंगे। तो जब आपका चैप्टर जो प्रैक्टिकल का नाम रहेगा उसको क्लियर करने के बाद आपका यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट आएगा। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये टेबल ऑफ कंटेंट स्टैंडर्ड है सारे प्रैक्टिकल के लिए। राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर आपके सारे प्रैक्टिकल के बाद में आपको टेबल ऑफ कंटेंट रखना ही रखना होता है। इसमें आप स्पेशलाइज मत करिए, इसके अंदर में यहाँ पे कुछ नाम वगैरह कुछ मत लिखिए, ये डायरेक्टली आप यू कैन कीप इट इन योर प्रैक्टिकल। ये आप 5 एक ही बार में प्रिंट आउट कर सकते हो, ऐसे आप एक एक करके डाल सकते हो। ठीक है, तो अगर ये आपको चाहिए होगा तो यू कैन कमेंट डाउन और यू कैन आस्क मी, तो मैं आपको ये भी दे सकती हूँ क्योंकि ये सारे मैंने खुद बनाया हुआ है। तो फर्स्ट पेज में आपका आएगा एम्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे एम्स तो हम लिख लेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट में कई सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या क्या लिखना है। तो मेरे एक्सपीरियंस और मेरे काउंसलर के गाइडेंस में मैं आपको बताऊंगी कि बेसिक कॉन्सेप्ट में जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप इफ़ ये वाले टेस्ट के बारे में और कोई भी रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में आपको मिलते हैं वो सारा डालिए। मैं यही बोलूँगी कि सारा डालिए, क्योंकि इसके बाद आपको कहीं पे भी जगह नहीं मिलेगा कि आप इसका कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास हो। जैसे हम यहाँ पे वैल्यूज़ के बारे में ज़्यादा पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट का नाम है पर्सनल वैल्यू। तो वैल्यूज़ किस तरह से होते हैं, वैल्यू कैसे डोमिनेंट होते हैं दूसरे के ऊपर, कितने सारे वैल्यूज़ होते हैं, कौन सा वैल्यू ज़्यादा होने में मतलब कोई भी पर्सन का उसका पर्सनालिटी कैसा होगा, बाहर में कैसा दिखाई देगा, ये सब इसमें आता है। तो आपको जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके आप डालिए। अगर यहाँ से आप डायरेक्टली कॉपी कर रहे हो तो मैंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है, यू कैन जस्ट कॉपी डाउन। ओके, तो नेक्स्ट में मैंने यही कंटिन्यू किया है, जितना डेफिनेशन कितने सारे साइकोलॉजिस्ट ने डिफ़ाइन किया है वैल्यूज़ को, यही सब मैंने लिखा है। अब थोड़ा नीट एंड टाइडी करने का कोशिश करिए, ठीक है, जब भी आप करते हो, क्योंकि आप भी कुछ सोच के मैं आपने ये कोर्स स्टार्ट किया है ना। तो कई सारे इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि इग्नोर के स्टूडेंट करके इग्नोर भी कर देते हैं, क्योंकि वो इतने सीरियस नहीं होते हैं करके। जो आपके काउंसलर होते हैं वो ऐसा भी कहीं कहीं पे ट्रीट करते हैं। दो हमारा सेंटर में ऐसा कुछ नहीं था, हमारे काउंसलर्स बहुत ही अच्छे हैं, पर कई सारे यूनिट में ऐसा भी होता है। वो किस लिए होता है कि इग्नू के स्टूडेंट से ऐसा करते हैं। अगर कोई इतना नीट एंड टाइडी प्रैक्टिकल सबमिट करता है तो काउंसलर भी इम्प्रेस्ड हो जाएंगे ना। पर हमारा क्या है, हम जो स्टूडेंट्स रहते हैं हमारा मेंटलिटी ऐसा है कि ये तो ओपन का है, कहीं से कॉपी कर देंगे, कहीं से लिख देंगे, कहीं से सबमिट कर देंगे। अगर आप कॉपी भी कर रहे हो, अभी आप मेरे प्रैक्टिकल से आप कॉपी कर रहे हो तो भी ठीक है, पर एकदम नीट एंड टाइडी करिए, जैसे ये अंडरलाइन करिए सो दैट टीचर को भी क्लियरेंस हो जाए। यहाँ तक मेरा कुछ और टॉपिक था, यहाँ से मैंने डेफिनेशन स्टार्ट किया है, 1 2 3 4 5 डेफिनेशंस मैंने लिखा है। ठीक है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिकल करोगे तो आपके वाइवा में भी आपको बहुत ही ईजी होगा। तो टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ मैंने लिखा है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके यू कैन
राइट डाउन। जैसे मैंने सारे वैल्यूज़ का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, यूनिवर्सल वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू, पर्सनल वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 12। इस तरह से मैंने एक एक पर्सनल ये जो वैल्यू का मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप भी ये सब लिखिए, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 का आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, नहीं तो वीडियो को पॉज करिए। ये 1 2 3 हो जाने के बाद नेक्स्ट पेज में 4 5 6 7 इस तरह से है। फिर उसके बाद आपका 8 9 10 11 12 ये 5 वैल्यूज़ का आपको यहाँ पे इस तरह से लिखना होगा। फिर उसके बाद आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूज़ मैंने डाला है, कौन से फैक्टर्स किस तरह से अफेक्ट करते हैं ये आपको मेंशन डाउन करना पड़ेगा। फिर होगा आपका यही कंटिन्यू है, कितने सारे फैक्टर्स को हम माइंड में रख के रिज़ल्ट ऑब्टेन करते हैं। फिर उसके बाद आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर आएगा, जो एटलीस्ट 5 रिव्यूज़ आपको करने होंगे। नंबर 2, नंबर 3 आपके रिव्यूज़ ऑफ लिटरेचर जब भी आप लिखोगे तो आपको ये एक चीज़ याद करना है कि टॉपिक्स किस में किया है और किसने किया है और कौन से ईयर में किया है, ये बहुत ज़रूरी है, आपको ये मेंशन करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट किस तरह से डिस्क्राइब होगा, क्या क्या करना होता है, ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। कितने सारे वैल्यूज़ में हम तो टेस्ट को डिस्क्राइब करते हैं। आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्ट हो जाने के बाद ये डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्ट में सारे वैल्यूज़ के हम शॉर्ट पॉइंट्स लिखते हैं। फिर उसके बाद रिलायबिलिटी, वैलिडिटी मैंने लिखा है। फिर आएगा मेथडोलॉजी, जिसके अंडर में 8 टॉपिक्स रहेंगे। इंस्ट्रक्शन, आप क्या इंस्ट्रक्शन देते हो अपने सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले। फिर प्रोसीड्यूर आएगा। फिर आएगा इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट, आप इसमें जिस पे आप प्रैक्टिकल कर रहे हो उनको ही बोलिए कि कुछ लिख दे यहाँ पे, इस तरह से उनका जो भी रिव्यूज़ है वो उनको लिखना होगा। जैसे ये प्रैक्टिकल के बारे में मैं आपको बता रही थी, ये वाला जो PVQ पर्सनल वैल्यू क्वेश्चन आर का जो है, आपको स्कोरिंग सब तो आता ही होगा, जो आपके टीचर ने बताया होगा। इस तरह से दिखता है ये बुकलेट। यहाँ पे डिफरेंट कोड नंबर्स दिए हुए होते हैं, जिसका यहाँ पे टेबल में भी डिस्प्ले किया होता है। और जो करेक्ट हम राइट लगाते हैं उसको 2 पॉइंट्स देते हैं, जिसको क्रॉस करते हैं वो 0 देते हैं, जो ब्लैंक हम छोड़ते हैं उसको 1 देते हैं। तो जैसे यहाँ पे A है तो हम कई सारे A के वैल्यूज़ देखते हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे जाके फिर 2 है, 2 + 2 4 हो गया, और ऐसे जाके ऊपर में A का वैल्यू नहीं है तो A का टोटल 4 हो गया। इस तरह से हमें यहाँ पे स्कोरिंग देना होता है। तो स्कोरिंग देके सारे पेपर के स्कोर हम लास्ट में यहाँ पे ले आते हैं स्कोरिंग टेबल में। तो यहाँ पे स्कोरिंग टेबल के अनुसार हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। यहाँ पे जैसे स्कोरिंग टेबल का हम यहाँ पे लिखते हैं सिंबल, जो वैल्यूज़ का सिंबल है और वैल्यूज़ का नाम, रॉ स्कोर, और इसके बाद हमारा ये सिंबल हो गया, वैल्यूज़ हो गया,
रॉ स्कोर हो गया। ये रॉ स्कोर को टेबल की मदद से हम टी स्कोर में कन्वर्ट करते हैं। टी स्कोर का हम स्टेन स्कोर भी निकालते हैं। ये पास पास में ही रहेगा ये टेबल में। और इसका परसेंटाइल रैंक हम निकालते हैं, कितने के बीच में बढ़ता है ये हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर उसके बाद इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। और ये इंटरप्रिटेशन किस तरह से है? इट इज़ एज पर द टेबल टू इंटरप्रिटेशन ऑफ डिराइव्ड स्कोर फ्रॉम नेक्स्ट पेज। ओके, तो अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज में देखोगे तो इंटरप्रिटेशन ऑफ डिराइव्ड स्कोर इज़ हियर, और उसका जो इंटरप्रिटेशन इन वर्ड्स आई हैव रिटन हियर। इंटरप्रिटेशन इस तरह से ईच फैक्टर के लिए करना होता है। जैसे मैं एक फैक्टर यहाँ पे पढ़ के सुनाती हूँ, ये सुनाती हूँ। द सब्जेक्ट स्कोर्ड और रॉ स्कोर ऑफ 16, ओके, और 10 स्कोर ऑफ 68। अगर उसका रॉ स्कोर 16 होगा फैक्टर 5 में, फिफ्थ फैक्टर में जो इकोनॉमिक फैक्टर है उसमें अगर 16 होने से उसका 10 स्कोर होगा 60, टी स्कोर होगा 68 और उसका स्टेन स्कोर होगा 9। ओके, एंड देन वो परसेंटाइल कौन से रैंक में पड़ता है? 65 एंड अबव का ये परसेंटाइल में बिलोंग करता है। दैट मीन्स विच इंटरप्रेट्स एज वेरी हाई वैल्यू अंडर इकोनॉमिक फैक्टर। जैसे फिफ्थ फैक्टर हमारा इकोनॉमिक फैक्टर है। दिस इंटरप्रेट्स दैट द सब्जेक्ट स्ट्रांगली स्टैंड्स फॉर डिज़ायर फॉर मनी एंड मटेरियल गेन। इसका मतलब है अगर हमारा सब्जेक्ट का इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा है, वेरी हाई है, मतलब वो किसी तरह से भी पैसा कमाना और जो कुछ भी एक्सपेंसिव थिंग्स होगा उसको ऑब्टेन करने की उसकी हमेशा से क्या होगा? चाहत होगा। सबसे ज़्यादा उसका लाइफ में गोल यही होगा। इसका मतलब ये है। इस तरह से आपको सारे वैल्यूज़ को इंटरप्रेट करना होता है इस तरह से। फिर उसके बाद में आएगा कंक्लूजन। आपको मेंशन डाउन करना पड़ेगा ओवरऑल कंक्लूजन क्या आया है। ओके, इसमें आप थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल के बारे में भी लिख सकते हैं कि इसका स्कोप ऑब्टेन हुआ कि नहीं, ये सब भी लिख सकते हो। और फिर से हमारा द लास्ट पेज हियर इज़ फॉर रेफरेंस। मैंने पहले भी बताया है कि मैं हमेशा 5 ही रेफरेंस देती हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि रेफ़र करने के लिए तो हम कई सारे करते हैं, बट मेन आइडिया हम जहाँ से लेते हैं उसका रेफरेंस मैंने यहाँ पे दिया है। यही यूनिट, यही सिस्टम में आपको देना होता है। फर्स्ट में आपको साइकोलॉजिस्ट नहीं तो रिसर्चर का नाम देना होगा, फिर ईयर ऑफ पब्लिशिंग, वो आर्टिकल कब पब्लिश हुआ था, कौन से टॉपिक में किया हुआ था, और पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक किस तरह से था। सो कोई भी बंदा अगर ये रेफरेंस लेके वो बुक को ढूंढने जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन कंटेंट देखने जाएगा, तो उनको इजीली ये मिल जाता है। तो इसके बाद हमारा थर्ड प्रैक्टिकल है जॉब सेटिस्फैक्शन स्किल, जो मैं अगले वीडियो में आपको दिखाती हूँ।